हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कौन रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, कौन रिएक्टिविटी को घटाता है। ऐसे हम लोगों ने सिंपल बोला था, जितना भी डोनर स्पेसीज है वो मेरा एक्टिवेटर होता है। ये हम लोगों ने आपको बताया था पिछले क्लास में। और जितना भी एक्सेप्टर स्पेसीज है, जितना भी एक्सेप्टर ग्रुप है, वो मेरा डीएक्टिवेटर होता है। ठीक है, जितना भी डोनर स्पेसीज होगा, यानी कि प्लस आई वाला स्पेसीज या प्लस एम वाला स्पेसीज, वो सारा डोनर। और जितना भी डोनर होता है उसको हम लोग एक्टिवेटर बोलते हैं। और जितना भी आपका माइनस आई या माइनस एम ग्रुप होता है वो मेरा एक्सेप्टर होता है, यानी इसको हम लोग डीएक्टिवेटर बोलते हैं। तो जब हम लोग रिएक्टिविटी की बात किए थे, एक बात समझिएगा, जब हम लोग रिएक्टिविटी की बात किए थे तो हमने आपको बताया था कि जो डोनर होता है वो आपके रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और जो एक्सेप्टर होता है वो आपके रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। डोनर कहने का मतलब एक्टिवेटर, एक्सेप्टर कहने का मतलब डीएक्टिवेटर। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हुआ। जैसे सिंपल समझो कि रिएक्टिविटी कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल कितना तेजी से किसी भी एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा। अगर मान लो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग NH2 लगा देते हैं, यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के साथ हम लोग NO2 लगा देते हैं, इस बेंजीन रिंग के साथ हम लोग Cl लगा देते हैं, इस बेंजीन रिंग के साथ हम लोग CH3 लगा देते हैं, और ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ है। और इस चारों में अगर हमसे पूछा जाए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, रिएक्टिविटी अमॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अबव दिस कंपाउंड, तो हम लोग का ऑर्डर जो होगा, हम लोग को सबसे पहले पकड़ना होगा कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कौन से कंपाउंड के एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बेंजीन रिंग में ज़्यादा होगा? जिस बेंजीन रिंग में खतरनाक वाला एक्टिवेटर लगा होगा। एक्टिवेटर कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, खतरनाक कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। एक्टिवेटर को ही हम लोग पहले से जानते आए हैं डोनर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक नया नाम दिया, डोनर को हम लोगों ने बोला एक्टिवेटर और एक्सेप्टर को हम लोगों ने बोला डीएक्टिवेटर। तो इसको भी याद रखना, जब कभी हम लोग एक्टिवेटर वर्ड यूज करें तो आप लोग को दिमाग में चलना चाहिए कि हम लोग डोनर बोल रहे हैं, और जब कभी भी डीएक्टिवेटर की बात कर रहे हैं मतलब एक्सेप्टर बोल रहे हैं। डीएक्टिवेटर मतलब नहीं समझते हो, डीएक्टिवेट कर देना मतलब उसके एक्यूरेसी को घटा देना, घटाना मतलब कि एक्सेप्टर ऑब्वियस ही बात है घटा रहा है, क्योंकि एक्सेप्टर डिक्रीज कर रहा है रिएक्टिविटी को। हमेशा आप याद रखना कि एक्टिवेटर जो होगा वो आपको डोनर होगा, यानी प्लस आई और प्लस एम होगा। डीएक्टिवेटर जो होगा वो आपका एक्सेप्टर होगा, यानी माइनस आई और माइनस एम होगा। तो अगर यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें, और हम लोगों ने पढ़ा है कि रिएक्टिविटी के केस में हैलोजन जो होता है वो माइनस आई की तरह बिहेव करता है। रिएक्टिविटी के केस में हैलोजन जो होगा वो आपका माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। हमेशा याद रखना, जब कभी भी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, जहां कहीं भी आपको हैलोजन दिखे बेंजीन रिंग के साथ, उस हैलोजन को आप सिर्फ माइनस आई की तरह ट्रीट करवाना बड़ा की पॉइंट है। इन केस ऑफ रिएक्टिविटी, इन केस ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन इज ट्रीटेड एज माइनस आई। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, ये NH2 के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये मेरा हो जाएगा प्लस एम। ये NO2 ये तो खतरनाक एक्सेप्टर यानी कि माइनस एम। ये Cl, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हैलोजन को, अभी हम लोग रिएक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो रिएक्टिविटी के केस में हैलोजन जो होता है वो माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये हो गया आपका माइनस आई। और CH3 तो मेरा डोनर होता है, यानी ये हो गया मेरा प्लस आई या H हाइपर कंजुगेशन। अब आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर सबसे अच्छा एक्टिवेटर कौन है, क्योंकि आपका एक्टिवेटर जितना अच्छा होगा, इतना अच्छा आपका डोनर होगा, रिएक्टिविटी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मेरा NH2 प्लस एम के थ्रू जो है वो मेरा बेंजीन रिंग के साथ काम कर रहा है, यानी इस बेंजीन रिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब NH2 मेरा प्लस एम यानी कि डोनर यानी कि एक्टिवेटर और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट कराना, यानी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 वाले का सबसे ज़्यादा,
उसके बाद आप देखो ये मेरा CH3 भी डोनर है, ये एक्सेप्टर माइनस लगा हुआ है, ये भी एक्सेप्टर माइनस लगा हुआ है, मतलब इस दोनों से अच्छा ये है। तो हम लोग बोलेंगे 1 के बाद क्या, तो आप बोलोगे सर 4। अब आ जाओ 2 और 3 में, 2 वाले में भी डीएक्टिवेटर लगा है, 3 वाले में भी डीएक्टिवेटर लगा है, लेकिन ये मेरा ज़्यादा डीएक्टिवेटर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा घटा देगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी ज़्यादा घटा देगा। ये भी मेरा डीएक्टिवेटर है, लेकिन इसके कंपेयर में वीक डीएक्टिवेटर, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना इसके कंपेयर में आसान और यहाँ पर टफ, इसीलिए 3 वाले को पहले लिखेंगे। तो 4 के बाद लिख दो 3 और देन लास्ट में लिख दीजिए 2। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब कभी भी आपको रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी कहने का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एरोमेटिक रिंग पे कितना जल्दी अटैक कर रहा है, उसका रेट क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब कभी भी सिंपल बेंजीन रिंग होगा तब तो रेट सेम होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा यानी कि उस बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा होगा, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप मेरा कौन सा है। वो ग्रुप मेरा एक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है या न्यूट्रल है। अगर ये मेरा ग्रुप जो है वो मेरा एक्टिवेटर होगा तो आपके रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, अगर मेरा ग्रुप डीएक्टिवेटर होगा तो आपके रिएक्टिविटी को घटाएगा हैलोजन के केस में। और जब रिएक्टिविटी की बात हो रही हो तो उस हैलोजन को हम लोग ऑलवेज -I की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपका हैलोजन +M की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्टिविटी की बात हो तब हम लोग हैलोजन को हमेशा -I की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 चीज सीखा। पहला सीखा कि इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी कहने का मतलब कि किसी भी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी अटैक करेगा। अब वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आपका बेंजीन रिंग कौन कौन से ग्रुप के साथ अटैच है। बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका एक्टिवेटर यानी डोनर अटैच है तो आपके रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर डीएक्टिवेटर यानी एक्सेप्टर लगा है तो आपके रिएक्टिविटी को घटा देगा। और दूसरा फैक्टर सीखा कि जब कभी भी हैलोजन की बात हो रही हो और बात रिएक्टिविटी की कर रहे हैं तो वहां पर हैलोजन हमेशा -I की बात करेंगे, यानी कि वहां पर हम लोग +M की चर्चा नहीं करेंगे। यानी अगर हम लोग सिंपल बात करें तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर जितना भी डोनर स्पेसीज है, जितना भी +I और +M स्पेसीज होगा वो सारा एक्टिवेटर होगा और उस केस में आपका रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब कभी भी ग्रुप आपका जब -I या -M ग्रुप होगा यानी आपका एक्सेप्टर होगा यानी आपका डीएक्टिवेटर होगा तो उस केस में आपका रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो आपका बेंजीन रिंग के अमोंग जब आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होगा तो उस केस में कब आपका रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, कब आपका रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, ये आपको समझ में आया कि अगर बेंजीन के साथ एक्सेप्टर लगा है, एक्सेप्टर को डीएक्टिवेटर बोलते हैं, उस केस में आपका रिएक्टिविटी घटेगा। और जब बेंजीन के साथ डोनर लगा है मतलब आपके साथ एक्टिवेटर लगा है, उस केस में रिएक्टिविटी बढ़ेगा। और जब बेंजीन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन को हम लोग ऑलवेज -I की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो भी एक तरह से एक्सेप्टर ही हुआ, वो भी एक तरह से डीएक्टिवेटर ही हुआ, तो वो भी कम ही सही लेकिन डीएक्टिवेट करेगा तो आपके रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था रिएक्टिविटी के बेस्ड पे, और यहाँ भी हम लोग एक क्वेश्चन देख के हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हम लोग रिएक्टिविटी के साथ साथ एक और टर्म होता है ओरिएंटेशन। रिएक्टिविटी के साथ एक टर्म होता है ओरिएंटेशन। तो पहले अब रिएक्टिविटी के बारे में ये सारा कुछ आप देख लिए हो, जान गए हो, तो आप ये लिख सकते हो +I +M डोनर, डोनर मतलब एक्टिवेटर, मतलब ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज किया। -I -M एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर मतलब डिक्रीज किया। इन केस ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन इज ट्रीटेड एज -I। अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के एग्जांपल देख लिए, ये मेरा +M है, ये -M है, ये -I है, ये +I है, ये मेरा एक्टिवेटर, ये मेरा एक्टिवेटर, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर इसलिए रिएक्टिविटी के रेट में सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये दोनों मेरा डीएक्टिवेटर, लेकिन ये मेरा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर इसलिए सबसे लास्ट में, और ये मेरा वीक डीएक्टिवेटर इसलिए इससे पहले। इसलिए ऑर्डर आपको समझ में आ गया। तो रिएक्टिविटी कहने का मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल उस एरोमेटिक रिंग पे कितना जल्दी अटैक कर रहा है या कितना स्लोली अटैक कर रहा है, उसका ऑर्डर बताना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट तो करेगा ही इलेक्ट्रोफाइल, तो ये तो हो गया। अब अगर कभी भी बेंजीन रिंग पे वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट
बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रोफाइल को उस बेंजीन के किसी भी कार्बन पे जोड़ देंगे। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो बेंजीन पे आपका अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक होगा, और उस टर्म को बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो और देन हम लोग अब चर्चा करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। चलिए अब रिएक्टिविटी के बाद बात करते हैं ओरिएंटेशन की। पहले आप दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात किए और एक बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की, समझिएगा क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है और ओरिएंटेशन क्या होता है। रिएक्टिविटी कहने का मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा किसी एरोमेटिक रिंग पे कितना जल्दी अटैक करेगा, यानी फास्टली अटैक कर रहा है, स्लोली अटैक कर रहा है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जिस पे अटैक कर रहा है, जिस एरोमेटिक रिंग पे, उस पे आपका एक्टिवेटर लगा है, डीएक्टिवेटर लगा है। तो रिएक्टिविटी कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी अटैक करेगा। क्लियर। और अगर वही ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो हो रहा है उस बेंजीन रिंग पे जाएगा तो, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे, जैसे यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है तो ग्रुप पे अब डिपेंड करना पड़ेगा कि ये ग्रुप एक्सेप्टर है या डोनर है, एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है। उसी के बेस्ड पे हम बोल सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी कैसा है। क्लियर। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैक कर रहा है, और ओरिएंटेशन कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन रिंग में कहाँ कहाँ अटैक करेगा। एक होता है कितना जल्दी अटैक करना और एक होता है कहाँ अटैक करेगा। तो आप समझो बेंजीन रिंग के पास तो बहुत सारा पोजीशन है। अगर ये ग्रुप है तो हम लोग पढ़े हैं कि इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं मेटा और इसको भी बोलते हैं ऑर्थो। तो जो भी ग्रुप होगा उसके जस्ट दोनों बगल वाले को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, उसके दोनों बगल वाले को बोलेंगे मेटा और उसके अपोजिट वाले को बोलेंगे पैरा। ऑर्थो के साथ एंगल 60, मेटा के साथ एंगल 120 और पैरा के साथ एंगल 180। तो आप बताओ ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो उस बेंजीन रिंग पे कहाँ कहाँ अटैक करेगा, ये बोला जाता है ओरिएंटेशन। और ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर कितना जल्दी अटैक करेगा वो कहा जाता है रिएक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम तुरंत निकाल लेंगे, जितना अच्छा एक्सेप्टर, जितना स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, रिएक्टिविटी उतना ही कम। जितना अच्छा डोनर, जितना स्ट्रॉन्ग डोनर, रिएक्टिविटी उतना ही फास्ट, क्योंकि जितना अच्छा डोनर रहेगा बेंजीन रिंग में उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही बढ़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी और तो रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ओरिएंटेशन मतलब कहाँ कहाँ अटैक करेगा। बेंजीन रिंग में एक ही पोजीशन तो नहीं है। हाँ, अगर ये ग्रुप नहीं लगा होता, अगर ये बेंजीन मेरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं होता, तब आप उस इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी अटैक कर दो यार। लेकिन आपका ओरिएंटेशन कब डिसाइड कर देगा, जब बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, तब तो सोचने वाली बात होगी ना कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। तो पहले अब टॉपिक में लिखना ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि आपका इलेक्ट्रोफाइल उस एरोमेटिक रिंग में कहाँ कहाँ अटैक करेगा। रिएक्टिविटी कहने का मतलब कि आपका इलेक्ट्रोफाइल उस एरोमेटिक रिंग में कितना तेजी से अटैक करेगा। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर भी दो केस कि बेंजीन रिंग के साथ अगर ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सा ग्रुप, दो ही टाइप का हो सकता है, या तो एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर। तो पहला केस हम लोग देखते हैं व्हेन एक्टिवेटर is attached with बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के साथ कोई एक्टिवेटर लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा है और वो ग्रुप क्या है, एक्टिवेटर है।
तब आपका इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन रिंग पे कहाँ अटैक करेगा। यानी कि ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम लोग बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ कहाँ अटैक करेगा। रिएक्टिविटी कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात करो, अगर ये ग्रुप एक्टिवेटर है तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लीजिए, अगर मान लो हम लोग ले लेते हैं यहाँ बेंजीन के साथ कोई ग्रुप एक्टिवेटर लगा दो ना यार, OH। ठीक है, तो इस O के पास लोन पेयर है, हम लोग को रेजोनेंस खूब अच्छे से आ रहा है। ये लोन पेयर का इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन, तुरंत यार ये लोन पेयर जैसे ही इस पे जाएगा ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत है तो ये बात बोलना ही मत, अगले अपने अंदर अंदर रखो, क्योंकि हम आपको ये चीज़ जब बता रहे थे तो ढेर सारा क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पीछे के लेक्चर में जाओ और आराम से आप उसको देखो, समझो। क्योंकि हम जब आपको रेजोनेंस पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हम आपको बोले थे बाबू ये रेजोनेंस को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कब आ जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे फिजिक्स में वेक्टर को बच्चे जनरली हल्के में रहते हैं, अरे सर ये तो A डॉट बी और A क्रॉस बी है, लेकिन ये वेक्टर आपको फिजिक्स में कब कब कहाँ आ जाएगा ये बच्चे को भी पता नहीं होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम रेजोनेंस की बात कर सकते हैं, GOC की बात कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर सकते हैं। ये कहने के लिए ना ही 11th में ना ही 12th में, ये मिक्सचर है। तो आपको जब तक ये चीज़ नहीं आएगा, जब तक रेजोनेंस नहीं आएगा, तब तक आप आगे के मैकेनिज्म को ईजिली समझ सकते ही नहीं हो। और बच्चे बोलते हैं मैकेनिज्म टफ होता है। मैकेनिज्म टफ नहीं होता है बाबू, उसका बेस आपको नहीं आता है, उसका रूडिमेंट्री आपको नहीं आता है, इसीलिए आपको टफ लगता है। अब बताओ, अगर A+B का होल स्क्वायर आपको आता है, तब आपको हम किसी का होल स्क्वायर करके उस पर पुट कर देंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। वही अगर A+B का क्यू कर दे तो AQ+BQ कर दे तो आपको टफ लगने लगता है। बस रीजन क्या है, क्योंकि आप A+B के होल क्यू पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं किए हैं, AQ+BQ पे नहीं किए हैं। जनरली बहुत बच्चे A+B का होल स्क्वायर बता देंगे लेकिन A+B का होल क्यू नहीं बताएंगे। रीजन, क्योंकि जनरली जो बच्चे आपसे मिलेंगे भी, जो गार्जियन आपसे मिलेंगे भी और क्वेश्चन जो पूछेंगे वो A+B का होल स्क्वायर ही पूछेंगे। रीजन उनको भी वही आता है। अगर उनको A+B का होल क्यू आता और आपसे उतना A+B का होल क्यू भी पूछा जाता तो मे भी आपको वो भी याद होता। जनरली आप देखो ना, जनरली आप लोग में कितने बैचमेट्स ऐसे होंगे जिनको 17 का टेबल सही से नहीं आता है, किनको 18 का टेबल नहीं आता है। रीजन क्या है कि आप लोग 18 का टेबल बस क्या किए, लिखते गए। आपको बोलेंगे 18 6 जा तो आप याद करोगे, अच्छा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। लेकिन ऐसे नहीं होता है बाबू, 18 6 जा तुरंत दिमाग में आना चाहिए 108। ये कब होगा, जब आप उस पर प्रैक्टिस किए रहोगे। और ये प्रैक्टिस करने का अब तो टाइम बिल्कुल नहीं है, जब टाइम था तब तो आप उसको हल्के में लिए। तो अब सिंपल यहाँ देखो, अगर हम लोग रेजोनेंस की बात करें तो ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, तो ये लोन पेयर जैसे ही इस पाई बॉन्ड पे गया तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे गया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड OH और O पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया आपका पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब ये निगेटिव और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, ये निगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, ये निगेटिव इस पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा। यहाँ से आप देखो तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज इस पे जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तो डबल बॉन्ड O पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड H होगा ही, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड होना ही है। ये निगेटिव इस पे गया तो यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे गया तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर देखो ये निगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, तो इस निगेटिव को जैसे ही यहाँ भेजोगे ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला गया, और जो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था जिसके कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, अब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करने लगा, तो ऑक्सीजन अब अपना न्यूट्रल हो गया और वापस आपका ऑल पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड भी हो गया। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फिर से क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हो गया आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर इसके हम लोग RHS की बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम लोग लिख सकते हैं ये मेरा हो जाएगा ऐसे, ये मेरा हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड H, O पे पार्सली पॉजिटिव, यहाँ डॉट डॉट डॉट। अब बताओ यार निगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, तो हम बोले हैं आपको कि ये ग्रुप जो होता है वो आपका ऑर्थो होता है, ये ग्रुप जो होता है वो आपका मेटा होता है, ये ग्रुप जो होता है वो आपका पैरा होता है। ये दोनों जहां कहीं भी बेंजीन पे ग्रुप लगा हो उस ग्रुप के दोनों बगल वाले को ऑर्थो बोलेंगे। तो अगर ग्रुप यहाँ लगा है तो ये ऑर्थो, तो ये भी आपका ऑर्थो हो जाएगा। ऑर्थो का बगल वाला मेटा हो जाएगा तो ये मेटा, तो ये भी आपका मेटा हो जाएगा। सिंपल समझो, ग्रुप के साथ अगर एंगल 60 डिग्री जो बनाएगा वो ऑर्थो, ग्रुप के साथ अगर एंगल 120 बनाएगा तो वो मेटा, ग्रुप के साथ अगर एंगल 180 बनाएगा तो वो पैरा। तो यहाँ पर दो मेटा दो ऑर्थो लेकिन एक ही पैरा होगा। तो बताओ यार निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ अपियर हुआ जब हम लोगों ने कैनोनिकल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बनाया तो उसके RHS में हम लोग निगेटिव चार्ज दिखाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर ऑर्थो है, यहाँ पर पारा है और यहाँ पर ऑर्थो है, मतलब कि दोनों ऑर्थो और एक पारा पे आपका क्या आया, निगेटिव चार्ज आया। मतलब यहाँ पार्सली निगेटिव, यहाँ पार्सली निगेटिव, यहाँ पार्सली निगेटिव। क्लियर। अब बताओ, अब ये मेरा हो गया RHS। अब इस RHS को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या RHS में आपके बेंजीन रिंग पे निगेटिव चार्ज अपीयर हुआ? तो आप बोलोगे सर RHS में बेंजीन रिंग पे दोनों ऑर्थो और एक पैरा, इस तीनों जगह पे आपका निगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है। हम लोग को ओरिएंटेशन किसका देखना है, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा वही हम लोग सीखना चाह रहे हैं। अब आप समझिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल बाबू एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज कहने का मतलब वो स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन के मामले में जो स्पेसीज गरीब हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो, जो इलेक्ट्रॉन के मामले में बहुत कम हो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा चाहेगा कि हम वहाँ अटैक करें जहाँ पर हम लोगों को पर्याप्त इलेक्ट्रॉन मिले, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। और हम लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री में यही पढ़ा है कि किसी भी एटम पे जब निगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, और जब कभी भी किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, और जहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है वो न्यूट्रल, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो यार बताओ, इलेक्ट्रोफाइल तो सबसे पहले वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पर आपको निगेटिव चार्ज दिखेगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज आपको दोनों ऑर्थो पे दिख रहा है, ये दोनों मेरा ऑर्थो है और यहाँ पे मेरा पैरा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया। तो जब हम लोगों ने इसका रेजोनेंस ड्रॉ किया तो हम लोगों ने देखा कि निगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो पे, पैरा पे और दोनों ऑर्थो पे आया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ऑर्थो और पैरा, अब दोनों ऑर्थो में से किसी भी ऑर्थो पे अटैक करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैरा तो अलग पोजीशन हो गया। तो सर अब तो यहाँ पर मेरे पास एक ही इलेक्ट्रोफाइल है और अटैक करवाना है अब या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो दोनों पे आया। अब सुनिएगा, तो अब अगर हम लोग बोलेंगे कि जब कभी भी यहाँ पर बेंजीन के साथ ग्रुप लगा हुआ है, आपका एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिवेटर की। एग्जाम्पल भी किसका लिए, एक्टिवेटर का। क्यों इसको एक्टिवेटर, क्योंकि ये मेरा +M है। तो जब हम लोग एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं तब आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पारा पे। जब कभी भी हम लोग एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं तब हम लोग किसकी बात करेंगे, आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो और पारा पे अटैक करेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपका ग्रुप जो होगा वो मेरा एक्टिवेटर होगा, अगर मेरा ग्रुप जो होगा वो एक्टिवेटर होगा, तब आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो पे और पारा पे अटैक करेगा। आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो पे और पारा पे अटैक करेगा। अब आप बोलोगे कि सर ऑर्थो पे अटैक करेगा कि पैरा पे, यहाँ तो दो ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो कि एक मोबाइल रखे यहाँ पे, एक मोबाइल रखे यहाँ पे, अब दोनों मोबाइल में से सिर्फ एक मोबाइल लेना है, तो हम लोग कौन से मोबाइल को लेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन से मोबाइल का फीचर ज़्यादा बढ़िया है, उसको लेने में हम लोग ज़्यादा ये करेंगे। तो हम लोग उसके फीचर्स को पहले जानेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग के पास दो ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की। देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी तो फास्ट होना ही है, रीजन क्योंकि एक्टिवेटर लगा हुआ है, रिएक्टिविटी तो फास्ट होना ही है, रीजन एक्टिवेटर लगा हुआ है। और चूंकि एक्टिवेटर लगा हुआ है तो यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव और पैरा पे भी निगेटिव। और अब इस सब पोजीशन में से सिर्फ यही 3 पोजीशन बच रहा है जहाँ पर निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, और जहाँ निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल मेरा जल्दी अटैक करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यार ओरिएंटेशन मतलब कहाँ कहाँ अटैक करेगा उस बेंजीन रिंग में, रिएक्टिविटी मतलब कितना जल्दी अटैक करेगा। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है तो दो ही ऑप्शन, या तो ऑर्थो या तो पैरा। अब बताइए आप कि अगर हम लोग का यहाँ पर ग्रुप है तो इस ग्रुप के कारण यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगा। अब बताओ, यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है इस ग्रुप के कारण यहाँ पे जाना या यहाँ पे जाना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि यार पहले से कोई आदमी बैठा हुआ है, जस्ट उसके बगल में तुम बैठ रहे हो, थोड़ा बहुत आपको कंजेशन, थोड़ा बहुत आपको बल्कीनेस, थोड़ा बहुत आपको भीड़ भाड़
कंफर्टेबल फील आप नहीं कर पाओगे, मतलब यहां पर आपको इस ग्रुप के कारण थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रांस होने लगेगा, मतलब रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि जो ग्रुप पहले से यहां ऑलरेडी स्टेबल है वहां के बगल वाले पे तुम अगर अटैक करोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें आने लगेगी। और यही अगर हम लोग पैरा पे अटैक करेंगे तो यहां से यार ये अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इसका इफेक्ट यहां पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बताओ कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है? तो हम बोलेंगे यार पैरा पे इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। रीजन है कि यहां पे स्टेरिक हिंड्रांस नहीं होगा, ये ग्रुप के सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, यहां पर रिपल्सन भी मिनिमम होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को ओरिएंटेशन में सब्स्टिट्यूट कराने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है पैरा। अब बोलोगे सर पैरा तो ऑर्थो का क्या काम? हम बोलेंगे जब पैरा पे पहले से ही कोई और ग्रुप लगा होता, अगर मेरा पैरा फ्री नहीं होता तब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब हम लोग को ऑर्थो पे जाना होता। अब बताओ यार अगर आप ट्रेन से जा रहे हो और अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो आप आरएसी में जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे यार आरएसी छोड़ो, आप तो जनरल में भी जाते हो। तो यही सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एडेप्टिव हैं काम के अकॉर्डिंग। अगर मान लो यार ट्रेन खाली है तो यार दो दो सीट पे सो के जाते हैं, और अगर ट्रेन पूरा भरा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं आरएसी में यार इजीली एडजस्ट करके जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन है तो बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा? पैरा। और अगर ऑप्शन नहीं है, बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो जो ऑप्शन है उसी में से खोजना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपको ऑर्थो है तो आपको ऑर्थो एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि जब कभी भी बेंजीन रिंग के साथ एक्टिवेटर ग्रुप लगा होगा, एक्टिवेटर कहने का मतलब डोनर ग्रुप लगा होगा, उस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी अटैक करेगा, पैरा पे भी अटैक करेगा। लेकिन पैरा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो वाला जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट देगा। तो पहले आप इसको लिखो, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद फर्स्ट केस लिखिएगा व्हेन एक्टिवेटर इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, When activator is attached with benzene ring। तो यहाँ पर आप ये पूरा देखो, ये मेरा बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप लगा है, उस ग्रुप को हम लोगों ने एक्टिवेटर बोल दिया। तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन मेटा और ये पोजीशन पैरा हुआ। अब कोई ग्रुप ले लिए जो OH है, जो एक्टिवेटर है यानी +M है, इसका रेजोनेंस करवाएं, इसका RHS लिखें। तो दोनों ऑर्थो पे निगेटिव, पैरा पे निगेटिव आया, मतलब इस दोनों ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक अच्छे से करेगा। तो ऑर्थो और पैरा दो ऑप्शन था, हम लोगों ने बोला पैरा वाला बेस्ट ऑप्शन है, ऑर्थो वाला लिस्ट ऑप्शन है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग पहले बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी पहले पैरा को अडॉप्ट करेंगे। और अगर मेरा पैरा ब्लॉक है यानी ऑप्शन नहीं है तो हम लोग को मजबूरी है किस पे जाना पड़ेगा? ऑर्थो पे जाना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकेंड केस अगर देखें तो पहले हम लोगों ने एक्टिवेटर को अटैच करवाया था। तो एक्टिवेटर जब अटैच हुआ था तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो और पैरा पे अटैक किया। ऑर्थो और पैरा में भी पहले पैरा पे अटैक करेगा, क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रांस कम होगा और ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रांस ज्यादा होगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो पहले हम लोग पैरा को पकड़ेंगे। अगर हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है तो हम लोग उसके बाद, तो अगर ऑर्थो पैरा में सिर्फ ऑर्थो है तो हम लोग ऑर्थो लेना पड़ेगा। ऑर्थो पैरा में पैरा है तो शानदार, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। और ऑर्थो पैरा में दोनों है तो हम लोग पैरा को कंसीडर करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोगों ने एक्टिवेटर को देखा था। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं कि when deactivator will attached, when deactivator is attached with benzene ring। ठीक है, when deactivator is attached with benzene ring then electrophile will attack on which position। तो हम लोग बात करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है डीएक्टिवेटर, यहाँ पर G है और ये G जो है वो आपका डीएक्टिवेटर ग्रुप है। अगर ये आपका डीएक्टिवेटर ग्रुप है तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डीएक्टिवेटर वाले केस में। तो डीएक्टिवेटर में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं और उस बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ले लेते हैं। अब बताओ ये पाई और ये पाई कंजुगेशन में आपको तुरंत पता चल गया कि ये ग्रुप एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर मतलब -M होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई पाई रेजोनेंस हो रहा है। तो ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इस O पे जाएगा। यहाँ से आप आगे बढ़ो तो यहाँ पे आप कर दोगे कुछ ऐसा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ C सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पाई बॉन्ड इस पे गया तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड
कोई दिक्कत? अरे यार ये पाई बॉन्ड दिया तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज ना किया, लूज करेगा तो इस बार चार्ज पॉजिटिव ना आया। पिछले वाले में गेन कर रहा था तो गेन कर रहा था तो निगेटिव आया था, इस बार लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। ये सब चीज़ हम लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ रखा है। अब बताओ ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में इस बार इसके पास इलेक्ट्रॉन कम तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। पिछले वाले केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। निगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन कम तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस बार ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो आगे बढ़िएगा तो बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O- और सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस पे गया तो इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल गया और इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये पाई बॉन्ड फिर से कंजुगेशन में। अब बताओ ये पाई बॉन्ड जैसे ही इस कार्बन को फिर से इस कंजुगेशन में होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आगे बढ़ोगे तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पाई बॉन्ड और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डिसएपियर हो गया। अब बताओ यहाँ पर एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? आएगा क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड H। अब ये पाई बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है तो हम लोग सीधा कर देंगे कि ये निगेटिव चार्ज इसको देंगे और ये पाई बॉन्ड इसको दे देंगे। तो यहाँ से आपका बन जाएगा जो कंजुगेशन में था यानी जो बन गया तो पाई का कंजुगेशन भी हो गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H भी आ गया। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग RHS देखेंगे तो RHS में देखिएगा क्या होगा। इसका अगर हम लोग RHS देखें तो RHS कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरा तो पाई कंजुगेशन जो था वो हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट डॉट, O पे पार्सली निगेटिव और इस पे पार्सली पॉजिटिव आया था, पैरा पे पार्सली पॉजिटिव, दोनों ऑर्थो पे पार्सली पॉजिटिव। पिछले वाले केस में जब हम लोगों ने एक्टिवेटर लगाया था, तब ऑर्थो और पारा पे चार्ज आया था निगेटिव, और जब हम लोगों ने डीएक्टिवेटर लगाया तब हम लोगों के पास ऑर्थो और पारा पे आया चार्ज पॉजिटिव। तो जब निगेटिव आया था उसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल मेरा वहाँ अटैक किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑर्थो और पारा पे पार्सली पॉजिटिव आया। पार्सली पॉजिटिव कहने का मतलब ये आपको कन्वे कर रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पहले के कंपेयर में अब कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब अब इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक नहीं करना चाहेगा। रीजन है कि इलेक्ट्रोफाइल आपका वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे हम लोग को सिम्बॉलिकली आपको ये कन्वे कर रहा है कि ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन के मामले में हम गरीब हैं, मतलब यहाँ पे हम आपका इलेक्ट्रोफाइल को नहीं ले सकते हैं। तो आपको जब ऑर्थो और पैरा पर ऑप्शन ही नहीं बचा तो बस एक ऑप्शन बचा। आप बताओ ना यार, ये जो मेरा मेटा वाला पोजीशन है यहाँ पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है? अगर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इसका मतलब हुआ कि ये जो ऑर्थो और पैरा पर चार्ज पॉजिटिव है, मतलब ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर न्यूट्रल है। तो ऑर्थो और पैरा के कंपेयर में मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जैसे आप सिंपल समझो, अगर हम ले लेते हैं एक O ऑक्सीजन, एक ले लेते हैं O+ और एक ले लेते हैं O-। अब बताओ ना यार, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर हम इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड बोलते हैं तो बताइए यार कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम लोग 3 वाले पे ले लेंगे। उसके बाद अब बताओ O में और O+ में, मतलब न्यूट्रल में और पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज में, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज, इस दोनों में किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने 9th क्लास से ही पढ़ रखा है, जो न्यूट्रल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन कम। तो बताओ 3 के बाद हो जाएगा 1 और उसके बाद होगा 2। तो बताओ यहां पर ऑर्थो और पैरा दोनों पे पॉजिटिव, मेटा न्यूट्रल, तो ऑर्थो और मेटा में या मेटा और पैरा में, ऑर्थो और पैरा दोनों तो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग और मेटा पे कोई चार्ज नहीं, तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। लेकिन कंपेयर करो तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं ना अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो जब आपके बेंजीन के साथ डीएक्टिवेटर लगा हुआ है तब आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा। जब आपका बेंजीन के साथ एक्टिवेटर लगा था तब आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक किया था। ऑर्थो और पैरा मतलब 2 ऑप्शन, पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे पैरा वाले को, पैरा वाला मेरा मेजर होगा। अगर पैरा पे ऑप्शन नहीं है तब हम लोग ऑर्थो पे जाएंगे।
क्लियर। तो हम लोग देखें कि अगर मान लो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं और यहाँ एक्टिवेटर नहीं डीएक्टिवेटर लगा है तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपका जो COH लगा है उस पे अगर हम लोग आपको इलेक्ट्रोफाइल करवाएंगे तो मेरा ये जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और मेटा पे आ जाएगा क्या आपका E इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। तो आपको जब कभी भी हम बोले कि अगर बेंजीन रिंग के साथ एक्टिवेटर लगा हुआ है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा और पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। अगर आपके पास पैरा पे पहले से ही कोई ग्रुप है यानी पैरा पे आपका अटैक करने के लिए पोजीशन के लिए आपको जगह नहीं है तो हम लोग ऑर्थो पे अटैक करवाएंगे, लेकिन ऑर्थो और पैरा दोनों खाली है तो हम लोग पैरा पे जाएंगे। और लेकिन अगर जब डीएक्टिवेटर लगा है तो एक ही ऑप्शन हम लोग मेटा पे जाएंगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे आपका इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब और डीएक्टिवेटर के मामले में ऑर्थो और पैरा पोजीशन भी इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब, तो उस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो उसको वहां जाने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाके खुश होना चाहेगा रीजन की वहां पर इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा। क्लियर। तो अब यहां अगर इसको हम लोग सेपरेटली लिख लें कि एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर के केस में, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो और तब हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको अगर हम लोग सेपरेटली देखें, बहुत इजी में एब्स्ट्रैक्शन में देखेंगे तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ कोई लगा हुआ रहेगा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट दो ऑप्शन में, या तो सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटर होगा या तो सब्स्टिट्यूएंट डीएक्टिवेटर होगा, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता है। तो हम लोगों ने दोनों केस अलग अलग पढ़ रखा है, तो एक या तो एक्टिवेटर होगा या डीएक्टिवेटर होगा। अब समझिएगा, एक्टिवेटर कहने का मतलब हम लोग बोलते हैं +I या +M। एक्टिवेटर को ही हम लोग बोलते हैं डोनर और डीएक्टिवेटर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। डीएक्टिवेटर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर और डीएक्टिवेटर को हम लोग बोलेंगे -I और -M। अब आप समझिएगा, जब बेंजीन के साथ एक्टिवेटर लगा हुआ था तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा। चूंकि बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन मतलब कहाँ कहाँ, रिएक्टिविटी मतलब कितना जल्दी, तो एक्टिवेटर के केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और पैरा पे होगा, जिसमें पैरा वाला जो होगा वो आपका मेजर होगा और ऑर्थो वाला जो होगा वो आपका माइनर होगा। ठीक है। और डीएक्टिवेटर में एक ही केस, तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टर ग्रुप है ये, मेटा डायरेक्टर ग्रुप है ये। तो अब हम लोग के दिमाग में ये बैठ गया कि जब बेंजीन रिंग के साथ अगर एक्टिवेटर लगा हुआ है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे। पैरा पे जब करेगा तो मेजर बनेगा, ऑर्थो पे जब करेगा तो माइनर बनेगा। ठीक है। और जब अगर आपके बेंजीन के साथ डीएक्टिवेटर लगा है यानी एक्सेप्टर लगा है यानी -I -M लगा है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ मेटा पे अटैक करेगा। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देख लिए, तो अगले क्लास में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और लिखवा देंगे कि कैसे क्या होगा। नेगेटिव चार्ज जो एपियर हुआ वैसे बच्चे समझ गए और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और अब उस पे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो आप बोलोगे सर जब बेंजीन के साथ एक ही एक्टिवेटर लगा हुआ है तब ना, दो एक्टिवेटर लग जाएगा तब किस पे अटैक करेगा, दो डीएक्टिवेटर लग जाएगा तब किस पे अटैक करेगा, एक एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटर लग जाएगा तब किस पे अटैक करेगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सारा केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बड़ा मजेदार टॉपिक होगा ये, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ रहा है और ये सब आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। होपफुली आपको खूब अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि हम लोग का 12th CBSE का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आपने न्यूज़पेपर पे देख ही लिया होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। और आपके साथ आपके सीनियर्स जो होंगे वो क्लास आ रहे होंगे, आप उनके चेहरे को देखे हैं, आप उनके फेस को देखे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको लग रहा होगा सर ये कौन है और वो कौन है, आपको सब इजीली दिख रहा है। तो रिजल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यार हम लोग के पास गुरुकुल क्लासेज में एक लड़का था जो केवी में पढ़ता था और वो लड़का रेगुलर क्लास आता था, क्योंकि उसके बैचमेट्स वगैरह से आप पता कर सकते हैं, डेली आता ही था, अभी भी आ रहा है। लॉकडाउन में वो रेगुलर क्लास आया है और वो बच्चा सही से मेहनत कर रहा है और अगर मेहनत अच्छे से ऐसे ही करते रहा तो नो डाउट हम लोग के पास और भी कुछ अच्छा सुनाने के लिए मिल सकता है। ठीक है। तो उसका आया परसेंटेज 96.8। ठीक है। और अपने पास जो गुरुकुल विद्यापीठ से रजिस्टर्ड जो बच्चा था उसमें जो टॉप किया और वो वैशाली टॉपर भी है, तो उसको हम बोलेंगे 96.2% आया। ठीक है। सिमरन सिन्हा 12th C में पढ़ती थी। ठीक है। तो वो 96.2%। और ये जो बच्चा था सत्यम वो 12th फाइटर मैथ में पढ़ता था। ठीक है। रेगुलर क्लास आया था।
ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि आप अब नेक्स्ट टाइम आप ही लोगों का है, बस आप भी इस तरह से मेहनत करो। देखो बाबू, अचानक रिजल्ट नहीं होता है। आप जो सोचोगे ना, अभी हम आपको बताए, आपको गर्म खून हो गया, आपको लगा होगा कि नहीं अब दिन रात एक कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। सेलिब्रेशन के लिए एक ही दिन होता है, लेकिन मेहनत 2 साल लगातार करना होता है। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, रेगुलरिटी, हर कुछ आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हर कुछ ध्यान में रखते हुए अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो भी आपको डिप्रेस नहीं होना है हर मामले में। क्योंकि देखो, अगर हर चीज़ के मामले में अगर आप इक्विप्ड हो जाओ तब तो यार मेहनत है ही नहीं, तब तो स्ट्रगल है ही नहीं। तब तो वही बात हो गई जो हम लोग पढ़े हैं कि अनन्या पांडे स्ट्रगल की है, पढ़े ही है। तो ये सब सिंपल सी बात होगी, ये सब कहने की बात हो जाती है। तो स्ट्रगलिंग क्या होता है वो हम आप समझ रहे हैं, जो आप कर रहे हो, जो आप अभी चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, वो आपका स्ट्रगल है। और चाहिए भी नहीं हमको, इस एज में नहीं चाहिए, लेकिन जब चाहिए हमको तब मिलना चाहिए। और उस कारण से हम लोग अभी इतना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यार जब आपका एज होगा, जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और तब अगर आप उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाओगे तब आपको दुख होगा। क्योंकि अभी आपको, आपसे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि आप अभी उसके लिए कुछ कर दो। लेकिन जब आपका एज वैसा हो जाएगा तब आपके गार्जियन को, आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिलीज मेंबर को आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो केस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वहाँ अगर आप फुलफिल कर दिए तो बहुत खुश हैं क्योंकि आपने मेहनत किया था, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा। तब आपको ये सब सारा एक बार फ्लैशबैक बन के दिमाग में दौड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम गलती किए। इसीलिए अगर आपको भी नेक्स्ट में ऐसा ही रिजल्ट लाना है, आपको भी कंसिस्टेंसी मेहनत करना है, होपफुली आप भी खूब बढ़िया रिजल्ट लाएंगे। तो बस आप 1 साल, अभी 1 साल भी हम नहीं कर सकते हैं, 8 महीना, ठीक है, 6, 7, 8 महीना आपका बचा हुआ है। 8 महीना आप खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट खूब बढ़िया होगा होपफुली। चलिए, आप खूब बढ़िया से रिवीजन करो, हर एक चीज़ का अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है। हम समझ रहे हैं आपको, फिजिकली आप हम लोगों से कांटेक्ट में नहीं है, आप क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है, और ये जो आपका वर्चुअल क्लास होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है कंपेरेटिवली जो रियल क्लासरूम होता था। बट फिर भी चलो यार, कुछ नहीं से तो बहुत अच्छा है। तो आप रेगुलरिटी मेंटेन रखना, क्योंकि यार प्रेशर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप खुद पे भी बनाओ कि आप उसके कारण पढ़ोगे और उससे आप खूब बढ़िया कर पाओगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।